Recording in progress. करे स्टार्ट। ओके, लास्ट वीक हमने स्टैंड मैक्रोस शुरू करे थे, जिसमें वी स्टार्टेड ऑफ विद स्टैंडर्ड मैक्रोस। एंड हमने एक सिंपल सा मैक्रो बनाया था फॉर डेंस लैंड, राइट। तो आपने देखा होगा हमने क्या करा था। पहले तो एक बेसिक वो बनाया था उसका स्ट्रक्चर कि अंदर इंटरनली कैसे काम करेगा। आफ्टर मेकिंग इट इनटू अ मैक्रो, हम उसको किसी भी वर्कफ्लो में ऐड कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे नहीं कि एक वर्कफ्लो के लिए बनाया उसमें चलेगा। आपके पास अगर मैक्रो की फाइल है, तो मैक्रो की फाइल आपकी YXMC लिखेगी। सो हमने आई थिंक डेंस बैंक वाला बनाया था लास्ट वीक। तो इसका मैक्रो अलग से आपको दिखेगा यहाँ पे। तो ये वाली फाइल जो है YXMC, अगर आप अपने किसी नए वर्कफ्लो में इंपोर्ट करते हो, तो यू कैन यूज दिस मैक्रो एज अ नॉर्मल टूल। आपको दोबारा से बनाना नहीं पड़ेगा। सो टुडे वी स्टार्ट ऑफ विद बैच मैक्रोस। स्टैंडर्ड मैक्रो में हमने देखा था कि डेटा फ्लो कैसे करते हैं, एक सिंगल लाइन में, सिंगल स्ट्रीम में फ्लो करता है। एंड हमने एक वीडियो भी देखी थी मैक्रोस के रिगार्डिंग। एक सेकंड। लाइक हमने एक वीडियो देखी थी मैक्रोस के रिगार्डिंग। सो पहले तो मैक्रोस क्या होते हैं ऑल्ट्रिक्स में? कस्टम यूजर डिफाइंड टूल्स which ठीक है। सो एक तो ये कस्टम यूजर डिफाइंड टूल्स है जो आप ऑल्ट्रिक्स में यूज कर सकते हो। दूसरा चीज है कि दे ऑप्टिमाइज योर वर्कफ्लो। ऑप्टिमाइज वर्कफ्लो से, ठीक है। तो ये आपकी मेमोरी भी सेव करते हैं, तो आपका वर्कफ्लो जो है ओवरऑल लाइटर बनता है। जिसका एडवांटेज है कि फास्टर चलेगा, फास्टर एग्जीक्यूशन होगी। एंड ऑल्सो डेवलपमेंट टाइम भी आपका बहुत बहुत ही बच जाएगा, क्योंकि आपने एक बार यूटिलिटी बना दी है, आप उसको रीयूज कर सकते हो। ठीक है। सो ऑल्ट्रिक्स में देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मैक्रोस। पहला है स्टैंडर्ड, देन यू हैव बैच, एंड देन यू हैव इटरेट। सो स्टैंडर्ड मैक्रो में आपका डेटा सिंगल स्ट्रीम में फ्लो करता है। डेटा फ्लोज इन स्ट्रीम। उसके अलावा इसमें और कुछ खास नहीं है, बस डेटा एक बार ही जाता है एक इनपुट से, और दूसरे एंड पे आ जाता है जो भी आपने प्रोसेस डिफाइन कर रखा है। कमिंग ऑन टू बैच मैक्रो, जो आज का टॉपिक है। बैच मैक्रो में आपका जो डेटा है, इट इज स्प्लिट इनटू मल्टीपल सब टेबल्स बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया। तो आपकी डेटा सेट में कोई फील्ड होगी। जैसे अभी हम लोग एग्जाम्पल करेंगे सुपर स्टोर में ऑर्डर्स टेबल में, कि रीजन का कॉलम है। तो रीजन की जो अलग 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 रीजन की वैल्यू है, हमें उसमें प्रॉफिट की वैल्यू को अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। सो बैच मैक्रोस आपके डेटा को स्प्लिट कर देते हैं। डेटा इज स्प्लिट इनटू मल्टीपल सब टेबल्स। अब आपकी जो ये मल्टीपल सब टेबल्स हैं, एक एक करके प्रोसेस होंगी। तो जैसे ऑर्डर्स टेबल में यहाँ फोर डिस्टिंक्ट वैल्यूज एंड रीजन कॉलम। तो आपका ऑर्डर्स टेबल के 10,000 रोज हैं, अप्रोक्सीमेटली 10,000 रोज है। दे विल बी स्प्लिट इनटू फोर टेबल्स बेस्ड ऑन ईच रीजन की वैल्यू। एंड वो अलग अलग बारी प्रोसेस होगी। तो पहले आपका लेट्स से साउथ का रीजन है, वो प्रोसेस होगा, मतलब उसकी सारी रोज।
फिर उसके बाद सेंट्रल की सारी रोज प्रोसेस होंगी एंड सो। पर आपका जो फाइनल आउटपुट आता है बैच मैक्रो का, दैट इज वन टेबल ओनली। ऐसा नहीं होता कि मल्टीपल टेबल्स आएंगी। सो आउटपुट्स वन टेबल। तो आपके जो सारे चार टेबल्स होंगे बैच मैक्रो के थ्रू जो प्रोसेस हो रहे हैं, सब टेबल्स, दे विल बी यूनियन बिफोर दे आर आउटपुट। तो जो आपको फाइनल आउटपुट मिलेगा वो एक ही टेबल होगी, विच विल हैव द सेम नंबर ऑफ रोज एज योर ओरिजिनल टेबल, अनलेस आपने कोई फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया लगा रखी है कि मुझे ये रोज फिल्टर करनी है, सो। ठीक है। कमिंग ऑन टू इटरेटिव, ये हम आइडियली नेक्स्ट वीक स्टार्ट करेंगे। सो इटरेटिव मैक्रो में क्या होता है, आपका सेम डेटा सेट मल्टीपल इटरेशन में प्रोसेस हो गया, मल्टीपल लूप्स में, टिल द टाइम एक क्राइटेरिया सेटिस्फाइंग हो जाती है। तो लेट्स से इसका भी हम छोटा सा एग्जांपल करेंगे, पर रफली समझा देता हूँ। सो फॉर एग्जांपल आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, राइट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे काम करता है कि आपका इंटरेस्ट रेट सेम रहेगा, राइट। इन आइडिया मतलब नॉर्मल केस इंटरेस्ट रेट सेम रहेगा, पर आपकी पहले दिन में इंटरेस्ट के साथ जो वैल्यू है वो अगले दिन या अगले महीने कंपाउंड होगी विद द इंटरेस्ट। फिर तीसरे दिन दोबारा से जो दो बार इंटरेस्ट लग चुका है उस पर दोबारा इंटरेस्ट लगेगा, एंड सो ऑन, ये चलते रहेगा टिल द टाइम आपकी क्राइटेरिया मीट नहीं हो जाती। क्राइटेरिया कैन बी कि मुझे इतने महीनों का इंटरेस्ट मतलब कैलकुलेट करना है आउटपुट, या जो रिटर्न वैल्यू होगी, या मुझे लेट्स से इतने दिन निकालने हैं कि कितने दिन लगते हैं फॉर मी टू रीच 1 मिलियन इन माई इन्वेस्टमेंट, या कितने महीने लगते हैं, सो। ठीक है। सो इटरेटिव मैक्रो में डेटा इज प्रोसेस्ड एंड इनपुट इनपुट। गेस समझ। सर जैसे अभी हम लोग जैसे ये सुपर स्टोर वाले इस डेटा पे काम कर रहे हैं, हाँ जी। तो रियल टाइम पे मान लेते हैं हमारे पास एक डेटा है और उसमें क्या हो रहा है कि एवरी डे उसमें ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं और हमने वो डेटा पुल किया है सिक्वल सर्वर से। तो सर ओ, जैसे कि उसमें हमारा जो अभी कॉलम है अराउंड 9,000 समथिंग है, और उसमें रोज मान लेते हैं कि 100 कॉलम्स या रोज ऐड हो रहे हैं जिसमें आपका कस्टमर आईडी भी है, सेल भी है, प्रॉफिट भी है। तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें हमारे पॉलिटिक्स के वर्क फ्लो में हो जाए, तो उसके लिए क्या हम ये मैक्रोज यूज करते हैं या जैसे बैच मैक्रोज, ऐसा ऐसा है क्या कुछ? आप नॉर्मल इनपुट डेटा टूल भी यूज कर सकते हो, क्योंकि आपका इनपुट डेटा टूल इज कनेक्टेड टू द टेबल। तो टेबल में ओके। जब भी नया एडिशन होगा या कोई रिमूवल होता है, दैट विल बी, तो जैसे आप वर्कफ्लो को रन करोगे, जो भी अपडेटेड टेबल है वो आपकी इम्पोर्ट हो जाएगी। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी आपने एक बनाया वर्कफ्लो, राइट। उसमें आपने इनपुट डेटा टूल में अपनी एक्सेल या एसक्यूएल का कॉन्फ़िगरेशन डाल दिया। तो अब क्या होगा कि आपने एक बार रन करा तो 10,000 रोज इंपोर्ट होगी। नाउ लेट्स से यू एडेड 100 रोज टू योर सोर्स टेबल। तो जब आप नेक्स्ट टाइम वर्कफ्लो को रन करोगे, अब उसमें वो 100 रोज जो आपने ऐड करी वो आ जाएंगे, इंपोर्ट हो जाएंगे। ओके। लाइकवाइज इट्स अगर मैटर। आपने लाइकवाइज अगर आपने 200 रोज रिमूव कर दी फ्रॉम योर डेटा, राइट, इन योर सोर्स टेबल, तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू रन द वर्कफ्लो, तो वो 200 रोज अब नहीं आएंगी, क्योंकि वो सोर्स पे एग्जिस्ट नहीं करती। ओके। तो सो आप वो इट ऑलरेडी। हैपेंस अनलाइक हम्म। सीक्वल भी, ये फिर पावर बीआई में नहीं होता है राइट? क्योंकि पावर बीआई में अगर हम काम कर रहे हैं, अगर हम्म। तो अगर उसमें ऑटोमेशन करना है तो जैसे आपने बताया ऑल्ट्रिक्स में तो हम रिफ्रेश कर देते हैं या रन कर देते हैं, तो दैट मीन्स जो सोर्स फाइल है हमारा हम्म। वो उसके अकॉर्डिंग वर्क फ्लो फिर ऑप्टिमाइज हो जाता है। बट हाँ जी। दिस डजंट हैपन इन सिक्वल एंड काइंड ऑफ इन पावर बीआई, राइट? पावर बीआई में तो ऐसा नहीं होता है ना, है ना सर?
एसक्यूएल में आपको मैनुअली डेटा अपलोड करना होता है, या मतलब यू हैव टू Ye- सेट अप अ सिस्टम टू yes. import data into SQL. And in case of Power BI, you can set up a scheduled refresh. तो आप उसको Yeah. रिफ्रेश करवा सकते हैं, लेट्स से पर मिनट मुझे रिफ्रेश करना है, या एवरी हाफ एन आवर आई वांट टू रिफ्रेश। तो जो भी चेंजेस मेरे सोर्स पे इम्प्लीमेंटेड है, they will now reflect in your Power BI report as well. Okay. You mean So to you say, have sir, to this is, configure, yeah, you this have to is what configure people that. say. Mm-hmm. This is what people say in interview, dashboard optimization, right? Yes. Yeah, workflow Not exact automations. optimization, क्योंकि you need to consider कि कितना वॉल्यूम आ रहा है। So for example, let's say आपने रिफ्रेश रेट रखा है 1 मिनट का, so every minute you are retrieving new data if it's available. But let's say Okay. कि आपका जो सोर्स टेबल है उसमें नए रोज ऐड ही नहीं हो रहे फॉर 5 मिनट्स, पर फिर भी पावर बीआई क्या करेगा, इट विल ट्राई टू फेच न्यू डेटा, क्योंकि आपने पावर बीआई को एक्सप्लिसिटली बता रखा है कि हर मिनट डेटा फेच करना है। सो व्हाट हैपेंस इज योर रिपोर्ट, जो फाइनल रिपोर्ट रेंडर होगी वो थोड़ी स्लो रेंडर होगी। सो Okay. ऑप्टिमाइजेशन वाला पार्ट आता है, वेयर यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज योर रिफ्रेश फ्रीक्वेंसी। आप उसको कितना रेगुलरली अपडेट करोगे, 1 मिनट का इंटरवल इज सूटेबल और नॉट, या हाफ एन आवर या 1 आवर, डिपेंडिंग ऑन योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सो Okay. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप किसी फिनटेक में जाते हो, जहाँ पे यू आर उनका ट्रेडिंग का एक प्रोडक्ट है। सो नाउ ट्रेडिंग के केस में यू नीड डेटा जो हर मिनट ऐड होता है, राइट? Yes. क्योंकि एवरी मिनट ऑफ द डेटा मैटर्स फॉर मेकिंग अ डिसीजन। आप उसमें आप लैग नहीं कर सकते, कि जरा सा भी लैग नहीं हो सकता। बट इन केस ऑफ लेट्स से सुपर स्टोर, राइट, या कोई रिटेल डेटा सेट होगा, रिटेल डेटा सेट के केस में आपकी जो फाइनल रिपोर्ट है दैट मैटर्स मे बी ऑन अ वीकली बेसिस, कि हमें वीकली अपने रिपोर्ट्स को देखना है, वी नीड टू सी हाउ द बिजनेस इज परफॉर्मिंग, या वी नीड टू सी इट ऑन अ मंथली और क्वार्टरली बेसिस। तो इन केस ऑफ अ रिटेल रिपोर्ट, यू डोंट नीड टू सेट अप अ 1 मिनट का रिफ्रेश रेट कि हर मिनट डेटा ऐड होते रहे, क्योंकि इट डजेंट मैटर। बट अगेन इन केस ऑफ अ ट्रेडिंग प्रोडक्ट, ट्रेडिंग के केस में आपको हर मिनट जो भी नया डेटा आ रहा है वो सारा डेटा आपको लाना पड़ेगा, which will make your final report slow. Okay. So we set the refresh, whether it's schedule or incremental, as per the data source and the business requirement, right? Yes, Okay, thank you, sir. Thank you. cool. So coming on to batch macros, हमने अभी ऑर्डर्स टेबल इंपोर्ट करी है। सो हम लोग एक सिंपल सा पहले बैच मैक्रो बना रहे हैं। इसमें व्हाट वील डू इज, रीजन के बेसिस पे अलग अलग जो हमारे रोज हैं सेलेक्ट होंगी, उनको वी वांट टू, उनका जो प्रॉफिट की वैल्यू है वी वांट टू मल्टीप्लाई विद सम नंबर जो रीजन्स के बेसिस पे डिफाइंड है। सो पहले क्या करते हैं कि एक रेफरेंस टेबल बनाते हैं, या हमारी कंट्रोल टेबल, इन केस ऑफ जैसे पावर बीआई का टर्मिनोलॉजी है कंट्रोल टेबल। सो एक टेक्स्ट इनपुट टूल लाते हैं पहले, एंड जस्ट टू मेक थिंग्स क्विक क्या करेंगे, एक समराइज टूल और ले आते हैं, एंड वी कनेक्टेड टू आवर इनपुट डेटा टूल। अब हमें चाहिए रीजन की डिस्टिंक्ट वैल्यूज, तो हम लोग रीजन वाला कॉलम चूज करते हैं यहाँ पे, एंड वील यूज ग्रुप बाय, क्योंकि हमें डिस्टिंक्ट वैल्यू चाहिए इसकी। ठीक है, इसको रन करने के बाद आपका जो समराइज का आउटपुट आ रहा है उसमें यू गो टू द रिजल्ट्स विंडो, और टेबल के ऊपर राइट क्लिक करके कॉपी ऑल रिकॉर्ड्स विद हेडर्स। ठीक है, नाउ हम जाते हैं टेक्स्ट इनपुट टूल में। टेक्स्ट इनपुट टूल पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वील क्लिक ऑन द फर्स्ट सेल, जो आपकी बिल्कुल पहली वाली हेडर वाली सेल आ रही है उस पर क्लिक करना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद एक पेस्ट का आइकन आ रहा होगा, नोटपैड टाइप का एक आइकन आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो रीजन की सारी जो डिस्टिंक्ट वैल्यूज है वो हमारे यहाँ पे पेस्ट हो गए। नाउ हमें बिजनेस ने कम्युनिकेट करा है कि सेंट्रल के जो भी प्रॉफिट की वैल्यूज हैं उनको भी आपको मल्टीप्लाई विद 0.3 30% से। सो यहाँ पे एक कॉलम बना देते हैं मल्टीप्लायर, या रेट लिख देते हैं सिंपल रखने के लिए। सो सेंट्रल इज 0.3,
ईस्ट हो गया मुझसे 0.9, साउथ हो गया 2, एंड वेस्ट हो गया हमारा 0.6। साथ में एक और काम करते हैं जस्ट टू क्रॉस चेक कि हमारा बैच मैक्रो सही से काम कर रहा है कि नहीं। एक फॉर्मूला टूल ले आते हैं एंड वील कनेक्ट दिस टू इनपुट डेटा टूल। सो इधर पे क्या करना है हमें कि जो हमने ये रेट्स बनाए हैं, राइट, हमें जो रेट्स मिले हैं उसके हिसाब से प्रॉफिट की वैल्यूज मल्टीप्लाई करनी है फॉर डिफरेंट रीजंस। सो हम पहले फॉर्मूला टूल में जाते हैं, यहाँ पे एक नया कॉलम बना देंगे एडजस्टेड प्रॉफिट। सो एडजस्टेड प्रॉफिट में वी नीड टू इम्प्लीमेंट दिस लॉजिक। इफ रीजन equals to central, then profit into 0.3, else if region equals to east, then profit into 0.9, else if region equals to south, then profit into 2, and region equal to west, तो 0.6, else प्रॉफिट की जो वैल्यू है वही रहने दोगे एंड। एंड इसका डेटा टाइप चेंज कर देना है, सो डबल। एंड इसको थोड़ा क्लियरली देखने के लिए मैं एक सेलेक्ट टूल लगा रहा हूँ। सो हमारे लिए काम की जो रोज हैं, रीजन, प्रॉफिट और एडजस्टेड। ठीक है, डन। सर बस 1 मिनट। एक बार बस जल्दी से क्रॉस चेक और कर लेते हैं। सो जैसे सेंट्रल के केस में
So 5.5512 into 5.5512 into 0.2, ये सेम आ रहा है 1.6 जो भी, राइट। जब मैंने इसको 0.3 से मल्टीप्लाई करा, लाइकवाइज वी हैव 4.884 इंटू 0.9, ये दोनों नंबर भी सेम आ रहा है। ठीक है, तो मतलब हमारा जो ईस्ट है वो ईस्ट के रेट के हिसाब से मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट वी हैव 9.3312 इंटू 0.6, तो ये दोनों नंबर भी सेम आ रहे हैं, राइट, अकॉर्डिंगली आ रहा है। सो अब इसी चीज को वील ट्राई टू इम्प्लीमेंट थ्रू अ बैच मैथड। बैच आपको क्या लगता है हर रो में जाके मल्टीप्लाई करेंगे? बैच मैक्रो आपके डेटा को स्प्लिट कर देगा, उसके बाद आपने जो भी ऑपरेशन डिफाइन कर रखा है मैक्रो के अंदर, वो उसको रो वाइज, मतलब जो भी अलग अलग टेबल्स आ रही है उसके हिसाब से करेगा। सम एक्सेस ऐसे रो वाइज कैलकुलेट करना है। हाँ, यस, हाँ। अभी इसको कट बना लेते हैं, फिर थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। सो पहले क्या करेंगे हम लोग, जिस डेटा पे हमें काम करना है, जो मैक्रो के अंदर डेटा जाएगा, उसका एक सैंपल कॉपी कर लेते हैं। सो एनी नंबर ऑफ रोज आप इनपुट डेटा टूल से उसके रिजल्ट विंडो में जाके कॉपी कर लो। Copies। ठीक है, कॉपी करने के बाद इनको एक नए वर्कफ्लो में पेस्ट कर। ठीक है कोई डेटा पूरा या थोड़ा सा कर लो, कोई भी आप नंबर रोज सेलेक्ट कर लो रैंडम, इनको कॉपी कर लो। तो जब राइट क्लिक करोगे एक ऑप्शन आएगा, कॉपी सेलेक्टेड सेल वर्ड्स। टेक्स्ट इनपुट टूल में क्योंकि वो होता है, राइट, एक लिमिटेशन होती है, तो सारा डेटा कॉपी करो। चल सकते हैं। ठीक है, डन यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला टूल आता है और अपना कॉलम बनाते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट। सो ऐड कॉलम, एडजस्टेड प्रॉफिट। सो एडजस्टेड प्रॉफिट का सेम फॉर्मूला है, प्रॉफिट इनटू, यहाँ पे कोई भी रैंडम नंबर डालते हैं, लेट्स से 0, और इसका जो नया कॉलम बना है इसका डेटा टाइप चेंज कर दो। और जो हमारे फॉर्मूला टूल का आउटपुट है, ये हमारे मैक्रो का आउटपुट होगा। सो वी विल कनेक्ट मैक्रो आउटपुट टू मैक्रो आउटपुट फॉर्मूला टूल से। ठीक है, डन यहाँ तक।
सर अभी तक हमने ये जो पहला वर्क फ्लो था उसमें हमने रीजन वाइज प्रॉफिट मार्जिन दी है, राइट? अलग अलग यस। रीजन को अलग अलग परसेंटेज से। हाँ यस। ओके। ठीक है, डन। सो ये मैक्रो का जो अंदर का पूरा फॉर्मूला टूल है, इसमें हमें क्या करना है कि अलग अलग रीजन के हिसाब से जो ये रेट की वैल्यू है, जैसे अभी जीरो आ रहा है, वी वांट टू रिप्लेस जीरो विद वट एवर रीजन का रेट डिफाइन हो, राइट? सो क्या करेंगे, पहले तो हम लोग टेक्स्ट इनपुट टूल को कन्वर्ट करते हैं इनटू मैक्रो इनपुट। और अब फॉर्मूला टूल से वी विल कनेक्ट अ कंट्रोल पैरामीटर टूल। सो आप अगर सर्च करोगे या इंटरफेस कैटेगरी में जाओगे, एक आपको गियर आइकन वाला टूल दिखेगा। इसका नाम हम रख देते हैं रेट। सो इधर पे जो भी हमारे पास रेट की वैल्यूज आएंगी वो हमें पास करनी है फॉर्मूला टूल पे। सो कंट्रोल पैरामीटर टूल का जो क्वेश्चन आंसर है, इसको हम फॉर्मूला टूल से कनेक्ट कर देता है। और फिर एक्शन टूल में जाकर अगेन हमें क्या करना है, इधर आएगी रेट की वैल्यू। रेट की वैल्यू हमें रिप्लेस करनी है विद दिस, राइट? सो एक्शन टूल में गए, यहाँ पे ढूंढेंगे जीरो कहाँ पर आता है, क्योंकि हमें जीरो रिप्लेस करना है। तो जीरो मेरा आ रहा है इधर, जहाँ पे एक्सप्रेशन वैल्यू लिखा हुआ है उधर। और इस पूरे एक्सप्रेशन में मुझको बस एक ही चीज चेंज करनी है, मुझे जीरो। तो बिल्कुल एंड में एक ऑप्शन आ रहा है आपके पास, रिप्लेस द स्पेसिफिक स्ट्रिंग। सो यहाँ पर जीरो के अलावा बाकी सब हटाते हैं, क्योंकि वी वांट टू रिप्लेस ओनली जीरो। और इसको सेव कर देंगे। ठीक है, सो अब आप नोटिस करोगे पहले जो ये मैक्रो बन रहा है हमारा, या जो हमने पिछले क्लास में मैक्रो बनाया था, यहाँ पे जब आप कॉन्फ़िगरेशन पे आते हो, वर्कफ्लो कॉन्फ़िगरेशन पे, तो वर्कफ्लो वाले टैब में ये दिखाता है मैक्रो इज स्टैंडर्ड मैक्रो। और यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन आ रहा था कि आप चेंज कर सकते हो। पर जैसे ही हम ये कंट्रोल पैरामीटर टूल है, ये अब फ्रीज हो गया और ये बैच मैक्रो ही रहता है। तो जब भी आप किसी वर्कफ्लो में कंट्रोल पैरामीटर लाओगे, आपका वर्कफ्लो बैच मैक्रो में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इसको अब यूज करके देखते हैं कैसे हो रहा है यूज। वापस से अपने ओरिजिनल वर्कफ्लो पे जाएंगे, कैनवस पे राइट क्लिक करके वील इंसर्ट दिस मैक्रो। सो आप देखोगे इस मैक्रो में तीन एंकर्स आ रहे हैं टोटल। एक में इन्वर्टेड क्वेश्चन मार्क बना हुआ, एक में ब्लैंक हो गया आई लिखा होगा बेस्ड ऑन कि आपने यहाँ पर क्या कॉन्फ़िगर करा हुआ है इधर पे। ठीक है, सो ब्लैंक हो सकता है या फिर कुछ आई वगैरह लिखा होगा। एंड एक हमारा आउटपुट आंसर है, क्योंकि हमने एक ही यहाँ पे आउटपुट डिफाइन करा, राइट? सो ये वाला जो आपका आंसर है जो ऑटोमेटिकली ऐड हो गया, दिस इज फॉर योर कंट्रोल पैरामीटर।
कि आपकी जो कंट्रोल टेबल है जिसमें कंट्रोल वैल्यू होगी वो आप कंट्रोल पैरामीटर में पास करोगे थ्रू रो। ठीक है। और ये वाला जो आपका नॉर्मल इनपुट है दैट इज फॉर योर डेटा का इनपुट, जो जिस डेटा पे आपको ऑपरेशन अप्लाई करना है वो। तो यानी कि इधर जो डेटा जाएगा इस वाले एंकर के थ्रू वो पास होगा आपका फॉर्मूला टूल में, राइट, क्योंकि ये वाला जो एंकर है दिस इज फॉर दिस मैक्रो इनपुट। और जो कंट्रोल पैरामीटर है उसको यहाँ से वैल्यूज मिलते हैं जो इन्वर्टेड क्वेश्चन मार्क वाले। सो हमारी जो कंट्रोल टेबल है जिसमें हमने रेट्स डिफाइन करे हैं अलग अलग रीजन के, उसको हम कंट्रोल एंकर से लगा देंगे। एंड हमारी जो इनपुट डेटा वाली टेबल है उसको भी कनेक्ट विद द इनपुट टू इनपुट एंकर। सर एक बार 2 स्टेप पीछे आएंगे क्या? एक्चुअली आप बैच मैक्रो कैसे डिप्लॉय किया? अभी मैं रेट पे ही हूँ, मतलब लाइक, हाँ, रेट वाले पेज पे ही हूँ मैं। फिर आप सो आप पीछे कैसे? हाँ, पैरामीटर यस, connect the control parameter to formula tool। कर दिया सर। एक्शन टूल में जाओ। ओके, गए, कर लिया। सो एक्शन टूल में हमें यह करना है कि कंट्रोल पैरामीटर वाले एंकर पे जो रेट की वैल्यूज होंगी ओके, वी वांट टू पास दोस रेट वैल्यूज टू अवर फॉर्मूला टूल, राइट। ओके, फॉर्मूला टूल में हमें क्या करना है जहाँ पे ये जीरो लिखा हुआ है उधर, तो जो यस, भी वैल्यू इधर आएगी वी वांट टू रिप्लेस दैट विद दिस, मतलब वी वांट टू रिप्लेस जीरो विद दैट वैल्यू ये जो आपके कंट्रोल पैरामीटर का है। तो एक्शन टूल में जाकर वी लुक फॉर जीरो कि कहाँ पर आ रहा है प्रॉफिट इनटू जीरो जहाँ पे ओके, और जीरो आफ्टर हाईलाइटिंग दिस प्रॉफिट हम लोग जो जीरो बाकी वैल्यूज हैं प्रॉफिट इनटू वाला पार्ट है वो हटा देंगे क्योंकि ओके, हमें सिर्फ जीरो ही रिप्लेस करना है, बाकी सारा वी हैव टू कीप सेम। ओके। फिर आप न्यू वर्क फ्लो पे आते हो, है ना? उसमें हाँ फिर जी। बैच मैक, या उसमें फिर आपने बैच मैक्रो वाला कैसे लेके आया? ये वाला कैनवस साइन। राइट, ओके, देन गो ऑन एंड सॉर्ट और बिल्कुल लास्ट में मैक्रो का ऑप्शन आएगा, रेट पे क्लिक किया आपने? वहाँ यू कैन चूज योर मैक्रो। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, सो अब अपने मैक्रो में आते हैं एक बारी। इसमें आप देखोगे इसी कॉन्फ़िगरेशन विंडो में देयर आर टू टैब्स। जैसे हमने लास्ट वीक डेंस मैक्रो वाला डेंस टैंक वाला मैक्रो बनाया था उसमें एक ही टैब आ रहा था, एक ही लिस्ट ऑफ ऑप्शंस थे। यहाँ पे देयर आर टू टैब्स। पहला हो गया कि मुझे अपनी टेबल को ग्रुप बाय किस हिसाब से करना है या स्प्लिटिंग क्राइटेरिया मेरी क्या होगी। और दूसरा है मेरा क्वेश्चन। क्वेश्चन इज कि कंट्रोल पैरामीटर में कौन से कॉलम्स की वैल्यू चाहिए। तो क्योंकि हमने इसको रेट डिफाइन करा हुआ है और हमारी कंट्रोल टेबल में भी जो कॉलम है वो रेट है, इसलिए इफ यू गो ऑन क्वेश्चन टैब इन योर मैक्रो ये रेट ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा। अगर नाम अलग अलग होते तो आपको मैन्युअली सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। एंड देन वी गो ऑन टू ग्रुप बाय टैब। ठीक है, ग्रुप बाय टैब में जाएंगे। यहाँ पे हम लोग चूज करेंगे हमारा जो स्प्लिटिंग क्राइटेरिया। सो कंट्रोल ग्रुप बाय फील्ड में ड्रॉप डाउन पे क्लिक करा तो दोनों टेबल्स में जो कॉमन कॉलम है जिसके बेस पे स्प्लिट होगा दैट इज रीजन, राइट। तो इधर मैंने रीजन चूज करा, यानी कि कंट्रोल टेक्नी वाली टेबल में कौन सा कॉलम है जिसके बेस पे स्प्लिट करना है, रीजन। अगर यहाँ पे जैसे एरिया होता तो फिर यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट नहीं होता ये रीजन क्योंकि दोनों के नाम अलग अलग हैं। पर क्योंकि नाम सेम है इसलिए इनपुट ग्रुप बाय फील्ड पे आपका रीजन सेलेक्ट होगा। ये प्राइमरी की वर्क कर। हाँ, यस। ठीक है, इसको अब रन कर देंगे। और एक सेलेक्ट टूल दोबारा से ले आते हैं जस्ट फॉर क्लैरिटी।
सर एक्चुअली एरर आ रहा है। एक सेकेंड। जस्ट राइट। सो अगर आपने मैक्रो का आउटपुट देखोगे और आपका जो पहले फॉर्मूला टूल का थ्रू आउटपुट था, दोनों वैल्यूज आपके मैच कर होंगी एडजस्टेड प्रॉफिट की। सो एक सेकेंड, इसमें दो आईडी, दो एंड जस्ट फॉर क्लैरिटी मैंने यहाँ पे इनको ज्वाइन कर दिया दोनों टेबल्स को, सो वी कैन कंपेयर दैम। तो ओरिजिनल टेबल में प्रॉफिट इतना आ रहा था, बैच मैक्रो के थ्रू जब हम रेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इतना प्रॉफिट आ रहा है एडजस्टेड प्रॉफिट, और फॉर्मूला टूल के थ्रू भी इतना ही आता है सेम। एंड इफ यू गो ऑन, अगर आपने कैनवस पे क्लिक करोगे और एक बार ही मैसेजेस टैप कराओगे रिजल्ट विंडो पे, तो यहाँ पे दिखाएगा 4 इटरेशंस वाला, जो आपका मैक्रो का वो है मैसेज, यहाँ पे दिखा रहे हैं 4 इटरेशंस वाला। सो 4 इटरेशंस क्यों? क्योंकि यहाँ पे देयर आर 4 रीजन डिस्टिंक्ट वैल्यूज, तो चारों के लिए अलग अलग चला आपका टूल। और जो फाइनल डेटा है वो यूनियन होता है। ठीक है, सो 80 टेबल आ रही है आउटपुट में, ऐसा नहीं हो रहा मल्टीपल टेबल्स आ रहे हैं। पर ये जो 4 इटरेशंस हुए थे हमारे मैक्रो पे, इसमें क्या हो रहा है कि डेटा इज बीइंग स्प्लिट बेस्ड ऑन ये, जहाँ पे रीजन की वैल्यूज। ठीक है, अब एक और ऑप्शन ट्राई करते हैं कि जो ग्रुप बाय वाली फील्ड है उसको हम ब्लैंक छोड़ देते हैं, हमें ग्रुपिंग नहीं करनी है। जब मैंने इसे ब्लैंक छोड़ा, इसको रन करते हैं। सर एक सेकंड। सो जब ब्लैंक छोड़ा मैंने, ग्रुप बाय नहीं कर रहा मैं, तो आप देखोगे आउटपुट आ रहा है 39,000 रोज। और इसका अगर मैसेज देखते हैं मैक्रो का, दिखा रहे 4 इटरेशन पर रन। तो जब ग्रुप बाय आप नहीं करते हो तो क्या हो रहा है कि आपके ये जो अलग अलग रेट की वैल्यूज हैं, so जैसे 0.3, सारी 10,000 रोज आर बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 0.3। उसके बाद 0.9 से सारी 10,000 रोज आर बीइंग मल्टीप्लाइड, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इससे एज ए रिजल्ट आपको 4 into 999 4 यहाँ पे रोज लिखेंगे आउटपुट में। तो एक तरीके से आप मान सकते हो क्रॉस ज्वाइन हो रहा है। यस समर। सर एक्चुअली ना ये एरर आ रहा है इसमें, जब मैं बैच मैक्रो एग्जीक्यूट कर रहा हूँ इसमें, पहले वाले वर्कफ्लो में। द कंट्रोल पैरामीटर मस्ट बी मैप टू अ फील्ड। हाँ, एक बारी स्क्रीन शेयर कर लो। यस सर, एक बार एबल कर देंगे, डिसेबल। एक- हाँ, आप ट्राई करना। यस सर, आप कर रहे हैं, मुझे आ रहा है। एक बारी क्वेश्चंस टैब पे जाओ इन योर कॉन्फ़िगरेशन विंडो, यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो। आपने उल्टा कनेक्ट कर दिया है, सो टेक्स्ट इनपुट टूल जो है उसको कनेक्ट करो विद योर कंट्रोल पैरामीटर, जो इन्वर्टेड क्वेश्चन मार्क वाला एंकर है। ओके एंड जो इनपुट डेटा टूल है उसको नॉर्मल वाले एंकर से कनेक्ट करो।
हाँ ना, गो बैक टू योर मैक्रो क्वेश्चंस टैब पे जाओ। नहीं अपने वर्कफ्लो में मैक्रो में जो कॉन्फ़िगरेशन विंडो है उसमें क्वेश्चंस टैब पर जाओ। यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके चूज रेट। हाँ अब रन करो। यस यस। यस और भी आई थिंक किसी को डाउट आ रहा था ऑनलाइन। सर मुझे बस ये कंफर्म करना था, जो आपने सिलेक्ट टूल और वो ज्वाइन टूल लगाया था, वो बेसिकली चेक करने के रिजल्ट सेम आ रहा है नहीं? हाँ जी। ओके। ठीक है, तो दोनों के रिजल्ट सेम आ रहे हैं, हमारे बैच मैक्रो के भी और हमारा जो फॉर्मूला टूल के थ्रू आउटपुट है वो भी। मेरा जब ज्वाइन लगा था ना, हम्म। तो एक टेबल का जो एडजस्टेड प्रॉफिट है ना, तो वेस्ट का सेम सेम जो एक ही रो में सेम। बेस्ट का सेम दिखा रहा है। तो अलग अलग रिजल्ट देखो तब तो सही है, जो एक हम सेकंड, स्क्रीन शेयर करने का। में जो एडजस्टेड प्रॉफिट। Sir, is there any another use of control parameter, or just we use when we want to create the batch macro? Only when we want to create a batch map. Okay, sir. ज्वाइन क्राइटेरिया गलत हो गया, तो इसको ठीक कर दो। ठीक है, वो इनका सो बेसिकली प्रॉफिट की वैल्यूज मैच कर रही होंगी, इसलिए वो ऐसे मतलब। रीजन से अगर मिनिमम करें तो उसमें अलग हुआ। क्योंकि वेस्ट इसमें जैसे जहाँ पे भी वेस्ट आ रहे हैं इन दिस टेबल, और इस टेबल में जहाँ पे भी वेस्ट आ रहे हैं वो, तो जैसे मान लो अगर इसमें वेस्ट एक बार ही आ रहा है, एक रो है वेस्ट की, या सॉरी सेंट्रल की एक रो है, यहाँ पे 10 रोज हैं सेंट्रल की, तो इसमें जो सेंट्रल की 10 रोज होंगी वो इसके साथ ज्वाइन हो जाएंगी, इस एक रो के साथ, क्योंकि सेंट्रल, हाँ सेंट्रल मैच कर रहे हैं, तो इसलिए डिस्टिंक्ट जो वैल्यू है रो आईडी उससे हमने कर ठीक है। सो बैच मैक्रो क्लियर है कैसे काम कर रहा है? इसका थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं। सो दिस इज अ टू पार्ट, एक तरीके से केस स्टडी। आपको जैसे मान लो ये बोला है कि एक डेट और डिमेंशन के हिसाब से मुझे एक मल्टी हेडर पिवट बनाना है इन ऑल्ट्रिक्स। सो मल्टी हेडर पिवट आपका जैसे एक्सेल में चल जाता है कि आप एक्सेल फॉर एग्जांपल, सो मल्टी हेडर पिवट वुड लुक समथिंग लाइक दिस। आपकी एक डिमेंशन, लेट्स से हमने चूज करा सेगमेंट, तो सेगमेंट के साथ मेरा एक आना चाहिए कौन सा ईयर और उसका मंथ। तो ईयर हो गया लेट्स से 20,
13 जनवरी समथिंग लाइक दिस। आप एक एक्सेल में बना सकते हो, पर ऑल्ट्रिक्स में ये अलाउड नहीं होता, क्योंकि ऑल्ट्रिक्स का जो स्ट्रक्चर है, इसमें आपका एक ही हेडर हो सकता है टेबल में, सॉरी काम में। ये नोटिस हो और एक ही हेडर है, पर आपको रिक्वायरमेंट ये थी कि आपको ऐसा ही टेबल स्ट्रक्चर बनाना, कि हम कोई भी एक डिमेंशन चूज कर लें, एक कोई मेजर चूज कर लें, प्रॉफिट, सेल्स, एनीथिंग, और कोई डेट के हिसाब से मुझे एक पिवट स्ट्रक्चर मिले। तो जो भी मंथ्स हैं हमारे, वो सारे, आज तो जितने भी साल होंगे उनके सारे मंथ्स। ऐसा नहीं कि अगर मान लो कंज्यूमर में फेब्रवरी 2030 में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, तो यहाँ पे फेब्रवरी नहीं आएगा पर सेगमेंट, क्योंकि सॉरी पर कंज्यूमर, क्योंकि हो सकता है कॉर्पोरेट में हो। अब टेबल तो एक ही है हमारी, सो लेट्स से फॉर एग्जांपल ये हो गया कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट, कंज्यूमर, होम, ऑफिस, ये मेरी रोज हो गई। अब अगर कॉर्पोरेट में फेब्रवरी 2013 का डेटा नहीं है और कंज्यूमर में है, तो इसका हेडर तो बनेगा, पर मुझको यहाँ पे देखना है नल। ठीक है, अभी क्या है फिलहाल के लिए, ऑल्ट्रिक्स में आप बाय डिफॉल्ट एक क्या कहते हैं हम, एक हेडर का वो बना सकते हो। सो यूजिंग क्रॉसटैब टूल, मैं क्रॉसटैब टूल ले आता हूँ अगर, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कि मैं एक ही कॉलम चूज कर सकता हूँ माय न्यू कॉलम हेडर्स, राइट। तो जैसे अगेन मुझे सेगमेंट करना है बेस्ड ऑन ऑर्डर डेट का नहीं करूंगा, यहाँ पे शिप मोड कर दे, एंड मुझे देखना है प्रॉफिट का सम। तो ये मेरा पिवट स्ट्रक्चर आ रहा है, पर यहाँ पे सिर्फ एक ही हेडर है। पर मुझे आउटपुट में क्या चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, एक हेडर होना चाहिए ईयर का, कौन से ईयर, और दूसरा हेडर होना चाहिए मेरा मंथ का, कि कौन से मंथ। और यहाँ पे जो पहला कॉलम होगा जिसकी रोज होंगी, रो डिफाइंड होगी बेस्ड ऑन जो मैं डिमेंशन चूज करूँ। तो इट कैन बी लेट्स से सब कैटेगरी, इट कैन बी कैटेगरी, शिप मोड एंड सो ऑन। सो इसका जो फाइनल आउटपुट है, इट शुड लुक समथिंग लाइक दिस। मेरे पास ऑर्डर ईयर आ रहा है, ऑर्डर मंथ आ रहा है, और सब कैटेगरी के अलग अलग वैल्यूज के हिसाब से आई एम गेटिंग माई सम ऑफ प्रॉफिट्स। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये चीज इंप्लीमेंट करने के लिए मुझको ये पूरा वर्कफ्लो बनाना पड़ेगा। तो लेट्स से अभी उन्होंने बोला कि आई वांट टू सी ऑर्डर डेट के हिसाब से अलग अलग सब कैटेगरी में व्हाट इज द सम ऑफ प्रॉफिट। अब वो चेंज करते हैं रिक्वायरमेंट, वो कहते हैं कि कस्टमर के एक्विजिशन डेट के हिसाब से आई वांट टू सी द सम ऑफ, या जैसे काउंट ऑफ ऑर्डर्स, राइट, समथिंग लाइक दैट। तो मेरी डिमेंशन भी चेंज होगी और मेरी डेट भी चेंज होगी, और जो मेजर था वो भी चेंज हो गया, काउंट ऑफ ऑर्डर्स। सो इसी चीज को अगर हम एक मैक्रो में कन्वर्ट कर दें, तो ये पूरा वर्कफ्लो में दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा। ऑल वी वुड नीड टू डू इज, इसको एक टूल की तरह हम यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आफ्टर वी कंप्लीट मेकिंग इट। हाँ, तो ये एक टूल के अंदर कोई भी आप डिमेंशन चूज कर लो, मेजर चूज कर लो, और डेट की कॉलम चूज कर लो, ये आपको कुछ ऐसा रिजल्ट देगा। एक रन कर देते हैं। एंड अगेन इसको हम फिर किसी और डेटा सेट के साथ भी यूज कर सकते हैं, अगर सही से बना लिया तो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस।
तो दोबारा वील इंपोर्ट आवर ऑर्डर्स टेबल, या फिर आप इसी वर्कफ्लो में बाकी सारी चीजें डिलीट कर दो, इसी में ही काम कर लेते हैं। सो ऑर्डर्स टेबल लगाने के बाद, इंपोर्ट करने के बाद, सबसे पहले हमें काम करना है कि जो हमारे हेडर्स की वैल्यूज होंगी हम वो निकाल लेते हैं। सो हमको चाहिए ऑर्डर मंथ एंड ऑर्डर ईयर, और एक ऑर्डर मंथ नंबर भी बना लेंगे, सॉर्टिंग में काम आएगा वो। सो फॉर्मूला टूल में वी राइट 3 कॉलम्स: ऑर्डर ईयर, ऑर्डर मंथ नंबर एंड ऑर्डर मंथ नेम। ये बन जाएगा तो बता देना, फिर वी मूव फॉरवर्ड। डन। ठीक है, अब फॉर्मूला टूल के बाद एक समराइज टूल ऐड कर देंगे। सो समराइज टूल में हमें क्या करना है, बेस्ड ऑन ऑर्डर ईयर, ऑर्डर मंथ नंबर एंड ऑर्डर मंथ नेम एंड हमारी डिमेंशन विच इज सब कैटेगरी फंड, इसके इन चारों कॉलम्स के हिसाब से वी विल कैलकुलेट द सम ऑफ प्रॉफिट। सो ग्रुप बाय ऑर्डर ईयर, ऑर्डर मंथ नंबर, ऑर्डर मंथ नेम एंड सब कैटेगरी, सम ऑफ प्रॉफिट। Sum of sales. सम ऑफ प्रॉफिट।
सर सिर्फ एक सेकंड में फॉर्मूला टूल दिखाओगे? डन समराइज टूल तक। ठीक है, आफ्टर द समराइज टूल हमें क्या करना है कि जो हमारे पास अलग अलग वैल्यूज हैं फॉर ईयर, मंथ एंड मंथ नंबर एंड ऑल्सो सब कैटेगरी, उनकी डिस्टिंक्ट वैल्यूज निकाल। सो बेसिकली हमने ये क्यों कर रहे हैं, बिकॉज देर आर लेट्स से कितनी सब कैटेगरीज हैं, 17 सब कैटेगरीज हैं हमारे पास इन टोटल। ठीक है, 17 सब कैटेगरीज, और इसमें आई थिंक 4 साल का डेटा है जहां तक मेरा ध्यान है। सो 4 years, 4 years हमारे पास है, विच मीन्स कि वी हैव 48 months का डेटा, राइट। तो अगर मैं 48 into 17 करता हूँ, इसको एक्सेल में लिख देता हूँ, 48 into 17, 816 आ रहा है, राइट। तो सर ये जो मेरा सम 48 कैसे आया सर ये? 4 years का डेटा है, दैट मीन्स 48 months का डेटा। ओके। तो हमारा जो समराइज टूल है, इसमें आइडियली आई शुड गेट 816 रोज, पर यहाँ पे 782 रोज आ रही हैं, बिकॉज किसी एक सब कैटेगरी का किसी एक मंथ फॉर अ पर्टिकुलर ईयर कुछ डेटा है ही नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं पहले, क्योंकि हमारे पास जो एक टेबल स्ट्रक्चर आएगा, पिवट का जो टेबल स्ट्रक्चर होगा, उसमें सारी सब कैटेगरीज होंगी और हेडर्स में सारे मंथ्स होंगे ऑफ ऑल द ईयर्स। तो उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए पहले वी आर फेचिंग आउट हमारे सारे डिस्टिंक्ट मंथ नेम्स और ऑर्डर मंथ नंबर्स, साथ में हमारे पास जो ऑर्डर ईयर्स हैं वो। ठीक है, सो पहले वी एंड ऑल्सो डिमेंशन। तो पहले मैंने डिमेंशन निकाला डिस्टिंक्ट, यहाँ पे 17 आ रहे हैं। ठीक है, तो एक समराइज टूल लगा के ग्रुप बाय सब कैटेगरी ऑन योर समराइज टूल। ठीक है, डन। सेम करनी है कि आफ्टर सब कैटेगरीज ऑर्डर मंथ नेम, एक नया समराइज टूल लाके ऑर्डर मंथ नेम एंड ऑर्डर मंथ नंबर, इनकी डिस्टिंक्ट वैल्यूज निकालनी। एंड लाइकवाइज फॉर ईयर एक नया टूल लाके समराइज टूल, जो डिस्टिंक्ट ऑर्डर ईयर की वैल्यूज है वो निकाल।
सर ये जो आपका ऑर्डर ईयर है जिसपे स्क्रीन पे जो शो हो रहा है, ये असेंडिंग मतलब ऑर्डर में है। हाँ सर जी। इसमें क्या होता है, कई बार चीजें हैं हम कॉलम कॉल करते हैं ना, कई बार असेंडिंग ऑर्डर में रहता है डिफॉल्ट। कई बार अभी जैसे मेरा ना 2014 पहले है, फिर 16, फिर 15, फिर 13। दैट डजंट मैटर, तो अभी के लिए इसे इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, ये डिस्टिंक्ट वैल्यूज निकालने के बाद हमें क्या करना है कि इनके कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। तो इन द सेंस कि हमें आइडियली क्या चाहिए, डेटा सब कैटेगरीज में सारे मंथ्स अटैच हो जाने चाहिए, राइट। और इनका जो रिजल्ट आ रहा है, इनका जो कॉम्बिनेशन है फॉर ऑल सब कैटेगरीज फॉर एवरी मंथ, हम उसमें सारे ईयर्स भी अटैच करते हैं, ईयर वैल्यूज। तो इसके लिए बेस्ट क्या करेंगे, हम लोग क्रॉस जॉइन लगा देंगे, राइट। क्योंकि हमें क्या चाहिए, ये वाली सारी रोज जो मेरे पास ऑर्डर मंथ और ऑर्डर सॉरी मंथ नंबर और मंथ नेम वाली रोज आ रही है, वो मेरी सब कैटेगरी की एक एक रोज से अटैच होनी चाहिए। तो आई वुड हैव समथिंग लाइक दिस, एक रिजल्टेंट टेबल जिसमें 12 महीने, मंथ नंबर और मंथ नेम, एक कॉलम ऐड हो गया सब कैटेगरी का। तो ये 12 रोज फॉर एक्सेसरीज, 12 रोज फॉर आर्ट्स एंड सो ऑन। तो हम एक अपेंड फील्ड्स टूल लगा देंगे which will give us a cross check। ठीक है, अपेंड फील्ड्स लगाने के बाद जो हमारा पहला रिजल्ट आ रहा है, डिमेंशंस और मंथ नेम और नंबर का क्रॉस चेक, इसको वी विल क्रॉस चेक विद योर वैल्यूज। तो कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा। अब आप नोटिस करोगे देयर आर 816 रोज इन आवर डेटा, राइट, क्रॉस चेक करने के। सो ये स्टेप इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगेन जैसे अप्लायंसेस है, फॉर एग्जांपल अप्लायंसेस का जून 2016 का कोई डेटा नहीं, फॉर एग्जांपल, पर हमें फिर भी उसके लिए ब्लैंक वैल्यू चाहिए। सो टू क्रिएट दैट ब्लैंक वैल्यू, टू क्रिएट अ वैलिड हेडर, हम क्या कर रहे हैं, इसका खुद से एक बना रहे हैं नल वैल्यू। यहाँ तक हो गया सबका, कूल। सो नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमारे पास आ गया जो वैलिड नंबर ऑफ रोज है वो, पर इसमें प्रॉफिट का डेटा भी एग्जिस्टिंग था। प्रॉफिट का डेटा हमें चाहिए, वो हमने यहाँ निकाला था पहले वाले समराइज टूल में। तो ये वाली टेबल एंड जो हमारी क्रॉस जॉइन वाली टेबल बनाई है, इनको यूनियन कर देते हैं, सो दैट हमारे पास प्रॉफिट की वैल्यूज आ जाए along with our all possible combination। तो इसमें आप जब यूनियन करोगे, आपके कुछ कुछ जो रोज हैं प्रॉफिट में, दे विल कम आउट टू बी ब्लैंक, नल आएंगे। क्योंकि जैसे ये वाली जो टेबल है इसमें प्रॉफिट कॉलम एग्जिस्ट नहीं करता, इसकी जो भी सारी रोज हैं वो हमारे उसमें प्रॉफिट आएगा नल, कॉलम बस एक ऐड हो गया। और जहाँ पे प्रॉफिट एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज ये वाली टेबल के जो रोज है जो हमने पहले समराइज टूल में बनाया था, वहां पे प्रॉफिट की वैल्यू आ रही है। इसके यूनियन में सेम स्कीमा नहीं चाहिए, जनरली यूनियन करने के लिए में सेम स्कीमा होना चाहिए। वो एसक्यूएल में होता है, ऑल्ट्रिक्स में जब आप यूनियन करते हो तो आपका अगर हेडर्स, जैसे अगर मैंने ये चूज करा हुआ अभी ऑटो कन्फिग बाय नेम, तो ये कॉलम्स के नेम को मैच करेगा, हेडर नेम्स को, और उस हिसाब से यूनियन कर देगा। जो एक्स्ट्रा कॉलम्स होंगे वो आपके ऐड हो जाएंगे टेबल, रिजल्टेंट टेबल में। पर जहाँ पे जैसे मान लो इस वाली टेबल में मेरे पास प्रॉफिट का कॉलम नहीं था, तो प्रॉफिट का कॉलम ऐड हो जाता है फॉर दी इंटायर रिजल्टेंट टेबल जो यूनियन टेबल है। पर इस टेबल की जो रोज हैं उसमें प्रॉफिट एग्जिस्ट नहीं करता, तो वहां पे प्रॉफिट नल आ जाएगा। जिसका वैल्यू मैच नहीं करेगा उसके लिए नल दे देगा, जिसका हाँ, वैल्यू मैच कर देगा उसके लिए यस, सेम एक्सटेंड्स फॉर एनी अदर नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर मान लो इसमें पास 3 कॉलम्स नहीं है,
पर इसमें 3 कॉलम्स एक्स्ट्रा है, तो 3 कॉलम्स मेरी यूनियन टेबल में ऐड हो जाएंगे। पर इस वाली टेबल के जो रोज हैं उसमें वो 3 कॉलम्स नल होंगे, क्योंकि उनकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। So you think probably maybe every return when we are append the table or merge the table. नॉट श्योर, ये आप सचिन सर से वेरीफाई, वो आपको बेटर बता पाएंगे। आई थिंक देयर अ वर्क अराउंड कि आप ये चीज अवॉइड कर सकते हो, तो बट अगेन आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। ठीक है, सो यूनियन करने के बाद मेरे पास आ रहे हैं कुछ डुप्लीकेट रोज, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल जल्दी से कर देते हैं मेरे पास एक आ रहा है चेयर्स 2015 मार्च। ठीक है, अभी ये दिखा रहे हैं एक नल वाला रो, एक चेयर्स 2015 मार्च मेरे पास होगा जिसमें वैल्यू होगी। तो जस्ट टू चेक इट आउट, चेयर्स 2015 मार्च, 2015, राइट। सो एक मेरे पास सारे चेयर्स 2015 मार्च जिसमें मेरे पास प्रॉफिट की वैल्यू है, सम ऑफ प्रॉफिट, और एक आ रहा है जिसमें नल है, क्योंकि यहाँ पे नल एग्जिस्ट कर रहा है और यहाँ पे वैल्यू है एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जो नल वाले वैल्यूज हैं उनको हटाना पड़ेगा, मतलब जो डुप्लीकेट रोज हैं उनको हमें हटाना पड़ेगा, सो दैट मेरे पास चेयर्स का मार्च 2015 एक ही रो है, एंड सो ऑन फॉर दी अदर सब कैटेगरीज एज वेल, क्योंकि अभी इसमें देर आर डुप्लीकेट रोज। तो डुप्लीकेट्स हटाने के लिए हम लोग सिंपली एक समराइज टूल ले आते हैं, और समराइज टूल में बेस्ड ऑन ऑल आर डिमेंशंस, सब कैटेगरी, मंथ नंबर, मंथ नेम और ऑर्डर ईयर, ग्रुप बाय लगा देंगे, एंड सम ऑफ प्रॉफिट। तो जो नल होगा वो जीरो की तरह ऐड हो जाएगा, एंड डुप्लीकेट्स हमारे रिमूव हो जाएंगे। एंड इसका आप रिजल्ट देखोगे, देयर आर 816 रोज, मतलब जहाँ पे नल आ रहा था वहां पे नल है, जहाँ पे वैल्यू एग्जिस्ट कर रही थी वहां पे नल रिप्लेस हो गए विद द वैल्यू। तो हमने यहाँ पे अगर यूनिक यूज कर लिया तो उसमें तो इम्पैक्ट यूनिक आपको मान लो जैसे चेयर, यही वाला एग्जांपल था, चेयर्स मार्च 2015, अगर चेयर्स मार्च 2015 का डेटा एग्जिस्ट करता है, और पर जो उन्हें क्रॉस ड्राइंग कर रहा है उसमें नल वाला जो रो है वो पहले आता है, तो वो आपके यूनिक टूल में आउटपुट आता यूनिक एंकर पे। डुप्लीकेट में आपका एंकर आता, मैं सॉरी, मार्च 2015 चेयर्स, वो आपका डुप्लीकेट में आता। एक एक आउटपुट में वो रिमूव करके दिया। हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके डुप्लीकेट्स रिमूव हो गए, जहाँ पे नल था वो आपका नल की तरह आ रहा है, जहाँ पे वैल्यू और नल दोनों थी वहां पे आपकी वैल्यू आ रही है, क्योंकि वैल्यू प्लस नल, नल जीरो में कन्वर्ट हो गया समराइज टूल में, दैट गिव्स यू द वैल्यू। इसमें देखते हैं कहीं पे नल वैल्यूज आ रही है या नहीं, तो जैसे इधर आ रही है एक वैल्यू नल। सो बेसिकली जनवरी 2015 मशीन्स, इसका कुछ डेटा एग्जिस्ट नहीं करता, कोई ट्रांजैक्शन नहीं। अगर इसको क्रॉस चेक करें फिर, तो इस वाले डेटा सेट में मेरे पास सब कैटेगरी मार्च 2015 बोला था ना, and कुछ और बोला था शायद, इधर जनवरी था, दोबारा देखते थे। ओके, कॉपियर्स 2014 जनवरी, इसका नल आ रहा है अभी, मतलब इस वाले डेटा सेट में कॉपियर्स जनवरी 2014 एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, सो कॉपियर्स जनवरी 2014, ठीक है। इधर आ रहा है, इधर नहीं आ रहा क्योंकि इधर एग्जिस्ट नहीं करता है, पर आफ्टर क्रिएटिंग अ क्रॉस जॉइन और अपना सारा वैलिडेशन करके अब मेरे पास एक रो आ रही है जहाँ पे आया ब्लैंक, इंस्टेड ऑफ नो रो आई हैव अ ब्लैंक वैल्यू प्रॉफिट। ठीक है,
सिमिलरली अगर मैं कोई और रो देखूं, जैसे एक्सेसरीज का जैन 2015 की बात है, एक्सेसरीज इसको एक्चुअली डुप्लीकेट के साथ देते हैं। तो ये दो रोज आ रही है, पर हमें ये दो रोज नहीं चाहिए। वी वांट कि इनकी एक ही रो है, क्योंकि एक्सेसरीज का जैन 2015 का जो समरी है दैट शुड बी ओनली दिस। तो इससे हमने इन दोनों को समराइज मतलब सम कर दिया समराइज रूल में, बेस्ड ऑन ये चारों कॉलम्स। तो डुप्लीकेट्स फिर ऑटोमेटिकली यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, वी हैव टू सॉर्ट दिस डेटा। सो सॉर्ट टूल आते हैं। सॉर्ट टूल में हमारी जो डिमेंशन है दैट इज सब कैटेगरी, एक तो वो ले लेंगे सबसे पहला जो सॉर्टिंग क्राइटेरिया। नेक्स्ट आता है ऑर्डर ईयर, क्योंकि हमें क्या चाहिए कि हर एक मंथ ऑफ एवरी ईयर शुड बी सॉर्टेड टुगेदर। तो इसलिए ऑर्डर ईयर लिया पहले, एंड सब कैटेगरी पहले इसलिए ताकि एक सब कैटेगरी के सारे साल का डेटा, सारे मंथ्स का डेटा, राइट, वो एक साथ सॉर्ट हो तो एक बैच बन जाएगा। सो समथिंग लाइक दिस। तो अगर आप रिजल्ट विंडो देखोगे मेरा सॉर्ट टूल का, सारी मतलब एक सब कैटेगरी की सारी रोज एक साथ आ रही है, क्योंकि हमने पहले सब कैटेगरी के बेस पे सॉर्ट करा। देन सारे ईयर्स मेरे पास एक साथ आ रहे हैं, क्योंकि हमने नेक्स्ट जो सॉर्टिंग करी है वो ईयर के हिसाब से। और फिर हमारे मंथ सॉर्ट हो रहे हैं। तो मंथ नंबर हमने बनाया था क्योंकि वी वांट टू सॉर्ट आवर वैल्यूज। मंथ नेम से नहीं हो सकता वो, पर मंथ नेम हमें डिस्प्ले में दिखाना है। जो हमारा फाइनल आउटपुट होगा उसमें वी वांट टू शो दिस एज अ हेडर इंस्टेड ऑफ दीज। ठीक है, सॉर्टिंग डन। सॉर्ट टूल के बाद हम लोग एक रिकॉर्ड आईडी टूल लाते हैं, ताकि हर एक रो को एक यूनिक आईडी मिल जाए, असाइन हो जाए। ठीक है, रिकॉर्ड आईडी टूल के बाद वी गेट अ ट्रांसपोज टूल। सो ट्रांसपोज टूल का लॉजिक पहले आप ये बना लो, जो कॉन्फ़िगरेशन है, उसके बाद एक्सप्लेन कि हमने ट्रांसपोज टूल क्यों लाया यहाँ पर। और ट्रांसपोज टूल का काम आई थिंक थोड़ा स्ट्रेट मतलब समझ आ गया कैसे काम कर रही है। हाँ, रोज को एक कॉलम में कन्वर्ट कर। इसमें ट्रांसपोज टूल में यू हैव टू चूज डेटा कॉलम्स। की कॉलम्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, या एक्चुअली आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। तो अगर मैं एक ट्रांसपोज टूल ले आता, ट्रांसपोज टूल को अगर मैं कंफिगर नहीं करता, मैंने कुछ कंफिगरेशन नहीं डाला, तब भी ये चल जाएगा। पर जैसे क्रॉस टैब टूल है, क्रॉस टैब टूल में हमें कंफिगरेशन बतानी होती है इसको, तभी वो काम करता है। तो ये दोनों टूल्स जो आते हैं क्रॉस टैब और ट्रांसपोज टूल, दे आर सिमिलर टू यूनियन एंड जॉइन टूल। तो यूनियन टूल आपको कंफिगर नहीं करना पड़ता, ट्रांसपोज टूल भी कंफिगर नहीं करना पड़ता, एंड जॉइन टूल यू हैव टू कंफिगर वरना एरर शो कर देगा। लाइकवाइज आपको क्रॉस टैब टूल भी कंफिगर करना होता है वरना वो एरर देगा। सो हमने ट्रांसपोज जो करा है इट इज बेस्ड ऑन रिकॉर्ड आईडी एंड सब कैटेगरी एज की कॉलम्स। तो हमें ये दोनों जो कॉलम्स हैं हमारे इनपुट टेबल में, इनको ट्रांसपोज नहीं करना, इनकी रोज जैसी हैं वैसी रहनी चाहिए, रिकॉर्ड आईडी और सब कैटेगरी की। पर ये वाले जो चार कॉलम्स हैं बाकी के, इनको मुझे रोज में कन्वर्ट करना। तो व्हाट आई वांट इज कि अभी जैसे ये आ रहे हैं इस तरीके से, इसको थोड़ा आई थिंक एक्सेल में विजुअलाइज कर लेता। सो मुझे क्या चाहिए, ये वाले जो मेरे कॉलम्स हैं ये ऐसे ही रहने चाहिए अनअफेक्टेड। पर जो बाकी के चार कॉलम्स हैं इनकी वैल्यू बन जाए कुछ ऐसे। सो मेरे पास जैसे ऑर्डर मंथ, नंबर, नेम, ऑर्डर ईयर और प्रॉफिट है, ये रोज में कन्वर्ट हो गया। इसकी जो वैल्यूज हैं
ये भी रोज में कन्वर्ट होगी। तो ये कुछ ऐसे बन के आ जाओ। लाइकवाइज जो मेरी सेकेंड रो है, इसमें अगेन मेरी 4 वैल्यूज रिपीट होंगी, ये वाली जो हेडर्स हैं, और इसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग 4 वैल्यूज हैं वो रोज में कन्वर्ट हो जाएंगी। और यहाँ पे आ जाएगा 2। ऐसी जितनी भी हमारे पास रोज यहाँ पे आ रही है 816 रोज, वो अब इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो रिजल्ट आपको कुछ दिखेगा ऐसा। सर ये करने का पॉइंट क्या है, ट्रांसपोज? पॉइंट कि इसको, ये जो डेटा आ रहा है हमारे पास, हमें इस स्ट्रक्चर को अपने पिवट वाले स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है। तो आप नोटिस करोगे कि अगर मैं कुछ ऐसा लॉजिक बिल्ड कर दूं ऑल्टेक्स में कि मेरी ये वाली जो रोज है, ये वाला जो डेटा है, ये मेरा इधर पे आ जाए। सिमिलरली जैसे मान लो मार्च का भी डेटा है, तो मार्च का डेटा मेरे पास आ जाएगा जिस तरीके से मार्च एंड सो ऑन। तो मेरे पास एक रो आ जाएगी एक्सेसरीज की, इंस्टेड ऑफ मल्टीपल रोज फॉर एक्सेसरी, जिसमें मेरे पास एक रो आ रहा है जिसमें मंथ है। ये मेरा पहला हेडर हो गया, ये मेरा दूसरा हेडर हो गया ऑर्डर योर। एक्सेसरीज की एक रो, फिर मेरे पास आ रहा है लेट्स से चेयर्स, उसका प्रॉफिट, जनवरी 2013 का चेयर्स का प्रॉफिट, फेब्रवरी 2013 चेयर्स का प्रॉफिट एंड सो। लाइकवाइज मेरी लेट्स से दूसरी सब कैटेगरी होगी टेबल्स। सो अगेन प्रॉफिट, जनवरी 2013 का प्रॉफिट, फेब्रवरी 2013 एंड सो। ऐसे ही आपकी और भी वैल्यूज ऐड होंगी। तो जैसे आपका 4 हो गया अप्रैल 2013, ऐसी सेम चीज फॉर ऑल द मंथ्स, बट इंस्टेड आपका जनवरी 2014। तो अगेन फॉर एक्सेसरीज जैन 2014 का प्रॉफिट, फॉर चेयर्स जैन 2014 का प्रॉफिट एंड सो ऑन। हमें ये अल्टीमेटली वी आर कंसर्न विद दिस स्ट्रक्चर, ये वाला जो बन के आ रहा है। तो इसलिए पहले हमने इसको क्या करा, ट्रांसपोज करा, सो दैट ये स्ट्रक्चर एक बन के आ जाए ऐसा कुछ, ताकि मैं इन रोज को हटाकर, यहाँ से हटा के इधर लगा दूं, इनको हटा के यहाँ लगा दूं एक नए कॉलम में एंड सो। और ये मुझे सारी सब कैटेगरी से लगती है। ठीक है, डन। ट्रांसपोज टूल हो गया कॉन्फ़िगर। मिसिंग वैल्यू मिसिंग कॉलम्स का दे रखा है, एरर 1 एंड 2, तो कैसे हो? ये करते हैं कि अगर मान लो आपने रिकॉर्ड आईडी कॉन्फ़िगर करा हुआ है यहाँ पे, पर नेक्स्ट टाइम जब आप रन करते हो तो रिकॉर्ड आईडी नहीं आ रहा, तो आपको एरर थ्रो करना है कि वर्कफ्लो रुक जाए, या आपको एक वार्निंग चाहिए कि एक वार्निंग मैसेज आ जाए कि रिकॉर्ड आईडी मिल जाए, या फिर आपको इग्नोर कराओ कि डजेंट मैटर। की कॉलम के लिए क्यों? नहीं, यहाँ पे आप कोई भी कॉलम करोगे कॉन्फ़िगर, अगर आपने चूज करा जैसे ऑर्डर मंथ नंबर है, नेक्स्ट टाइम ऑर्डर मंथ नंबर नहीं आता, अगर एरर करे तो फिर वर्कफ्लो रुक जाएगा रन करना। वार्निंग चूज करे तो फिर एक मैसेज आ जाएगा कि ऑर्डर मंथ नंबर इज नॉट प्रेजेंट। तो जैसे सिलेक्ट टूल लगा के अगर हम ऑर्डर में नंबर फैच नहीं करते तो उसका एरर देगा। यस, क्रॉस ट्रांसपोज टू लेवल। ठीक है, डन यहाँ तक ट्रांसपोज टूल का। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि अब आप देखोगे जो ट्रांसपोज टूल का आउटपुट है, उसमें रिकॉर्ड आईडी के डुप्लीकेट्स आ रहे हैं, क्योंकि जो बाकी के 4 कॉलम्स थे वो अब 4 रोज में कन्वर्ट हो गए फॉर ईच रो दैट एक्सिस्टेड फॉर ईच रिकॉर्ड आईडी। तो इसलिए 4 हेडर्स के हिसाब से मेरे पास अब 4 रोज ऐड हो गए जिसमें मेरे रिकॉर्ड आईडी मैच करते हैं, और एक्सेस मतलब जो सब कैटेगरी है वो भी रिपीट कर दिया। सो हमें क्या करना है, ऐसा लॉजिक बिल्ड करना होगा कि मैं पहले तो, जैसे मेरी ये वाली 4 रोज है,
इनको फेच कर लो, और जो इसके अगली 4 रोज हैं इनको फेच कर लो, और इसमें से ये जो मैंने 4 रोज फेच करी हैं, ये वाली रोज मेरे नए कॉलम में ऐड हो जाए। और यही मेरा जितने नंबर ऑफ रोज हैं, मतलब जितना रिकॉर्ड आईडीज हैं उस, क्योंकि ये वाली जो रोज हैं या ये वाला जो डेटा है जनवरी 2013 फॉर एक्सेसरीज, ये आइडेंटिफाई हो रहा है रिकॉर्ड आईडी से। सिमिलरली फेब्रवरी 2013 फॉर एक्सेसरीज डिफाइन हो रहा है 2 से। ऐसे ही आपका कोई और सब कैटेगरी भी इन असेंडिंग ऑर्डर डिफाइन हो रही है। मुझे क्या चाहिए कि अगर ये मेरा रिकॉर्ड आईडी 1 है, और जो ये 2 वाला रिकॉर्ड आईडी है, इसकी ये वाली रोज इसके सामने आ जाए इन अ न्यू कॉलम, 3 की रोज इसके सामने आ जाए इन अ न्यू कॉलम, एंड सो ऑन, राइट। अब जैसे मान लो मेरा शुरू होता है चेयर्स, तो चेयर्स का मुझे नया कॉलम नहीं चाहिए। चेयर्स का मुझे चाहिए कि जो जनवरी 2013 वाला है, क्योंकि जो फर्स्ट वाला होगा चेयर्स का, राइट, वो आएगा जनवरी 2013 का। हमने ब्लैंक वाले तो डाल ही दिया है, जहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता उधर भी आ रहा है। तो इंस्टेड ऑफ कि नया कॉलम बने चेयर्स का, मुझे चाहिए कि चेयर्स इसी के नीचे आ जाए जनवरी 2013, क्योंकि इसका कॉलम पहले से बना है। तो हमने रिकॉर्ड आईडी डिफाइन करा, पर रिकॉर्ड आईडी इसमें डुप्लीकेट आ रहा है। सो पहले हम लोग जो डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड आईडीज हैं वो निकाल लेते हैं। सो एक समराइज टूल लाकर सिंपली ग्रुप बाय रिकॉर्ड आईडी, ठीक है, ये रन कर लो। सो हमारा लॉजिक कैसा बन रहा है, तो फैचिंग डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड आईडीज, एक बार ये समझा देते हैं हम लोग एग्जैक्टली क्या करना चाह रहे हैं। मैंने पहले फिल्टर करा रिकॉर्ड आईडी 1, तो मेरी 4 रोज, सॉरी, ओ, पहले मैंने फेच करा रिकॉर्ड आईडी 1, मेरी 4 रोज आ गई। जब मैं रिकॉर्ड आईडी 1 फेच करता हूँ तो ऑटोमेटिकली मुझे रिकॉर्ड आईडी 2 भी फेच करनी। सो रिकॉर्ड आईडी प्लस इक्वल्स टू प्लस, जब 1 फेच कर रहा हूँ तो यहाँ पे 1 आना चाहिए पहले वाले फिल्टर टूल में, दूसरे वाले में 1+1 2 आना चाहिए। क्या होगा इसमें, चल 2, ठीक है। और इसको हमें क्या करना है, सो ये वाली जो सेल्स हैं ये मुझे चाहिए इस टेबल में इन अ न्यू कॉलम। तो मैं एक जॉइन टूल ले आता हूँ, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर चाहिए था हमें। ऐसे ही अब दोबारा चलेगा ये, इस बार क्या रिकॉर्ड आईडी आएगा 3। तो जब मैं रिकॉर्ड आईडी 3 पास करता हूँ पहले वाले फिल्टर टूल में, यहाँ पर आई वांट टू पास 3+1 4, राइट। जब मैं 3, तो बेसिकली क्या हो रहा है, जो इधर रिकॉर्ड आईडी हमने पास करा है, तो लेट्स से मैंने 3 पास करा, यहाँ वाले रिकॉर्ड आईडी का +1 होना चाहिए फिल्टर यहाँ पे दूसरे वाले फिल्टर टूल में, तो 3, ये करा रन। तो ये कुछ ऐसे आ गया, राइट। तो इसी चीज को हमें इम्प्लीमेंट करना है थ्रू अ बैच मैथड, क्योंकि हम मैनुअली तो बार बार डालेंगे नहीं, राइट। जब वर्कफ्लो चल रहा होगा तो मैनुअली हम कुछ नहीं डाल सकते। सो हमें किस चीज से मतलब है कि जो रिकॉर्ड आईडीज हैं उसमें जो ऑड नंबर वैल्यूज हैं, ऑड नंबर वाले जो रिकॉर्ड आईडीज हैं, अगर हम वही फैच कर लेते हैं तो वी कैन इजीली डिफाइन, एक तो यहाँ पे कौन सा रिकॉर्ड आईडी आएगा, और इधर पे जो ये पहला वाला हमने नंबर पास करा है उधर क्या आना चाहिए, क्योंकि ये वाला नंबर जो 3 है और जो पहला वाला रिकॉर्ड फिल्टर टूल में पास करा है वो सेम ही है। तो इसके लिए व्हील, ये वाला लॉजिक बनाने के लिए व्हील बिल्डो बैच
सो पहले क्या करते हैं, हम लोग फिल्टर टूल लाते हैं और फिल्टर टूल को वी कनेक्ट विद आवर समराइज टूल। सो अगेन पहला काम हमारा ये कि आउट ऑफ द डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड आईडीज हमें फेच करने हैं जो ऑड नंबर वाले रिकॉर्ड आईडीज। तो फिल्टर में मैंने क्राइटेरिया लिख दिया, जो भी ऑड नंबर वाले वो आ जाए। सर एक बार फॉर्मूला समझा दोगे? फिल्टर में जो लिखा है वो यस। हमें जो डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड आईडीज आ जाए उसमें से जो ऑड नंबर वाले रिकॉर्ड आईडीज है वही चाहिए। तो हमने फिल्टर टूल में लिखा है कि अगर मेरा रिकॉर्ड आईडी का इफ आई डिवाइडेड बाई 2, तो जो रिमाइंडर आ रहा है अगर 0 नहीं है तो वो ट्रू आंसर से मुझे दे। तो एनी नंबर डिवाइड बाई 2, अगर वो 0 के अलावा कोई रिमाइंडर देता है दैट्स एन ऑड नंबर। तो वही चीज हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, फिल्टर टूल लगाने के बाद एक बार ये लॉजिक बना लेते हैं हम लोग। सो आप एक फिल्टर टूल लाओगे, फिल्टर टूल को आपको कनेक्ट करना है ट्रांसपोज टूल से। वहां पे आप लिखोगे रिकॉर्ड आईडी इक्वल्स टू 1। और इसी फिल्टर टूल के फॉल्स एंकर पे एक और फिल्टर टूल लगाएंगे जहाँ पे वी राइट अ फॉर्मूला रिकॉर्ड आईडी इक्वल्स टू 1 प्लस। और इन दोनों फिल्टर टूल्स को कॉन्फ़िगर करने के बाद एक जॉइन टूल लेंगे। जॉइन में वी वांट टू जॉइन बाय रिकॉर्ड पोजीशन, कोई फील्ड के हिसाब से नहीं करना। तो आपके पास दो ऑप्शंस आ रहेंगे, वहां पे चूज जॉइन बाय रिकॉर्ड पोजीशन। सर हाँ जी। सर इंडस्ट्री में एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर मतलब इतना कर सकता है क्या? ऐसा रहता है क्या वर्क इस टाइप का, मतलब काफी टूल्स हमें इंक्लूड करने होते हैं? हाँ आई गेस, ओके। बट इट डिपेंड्स ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन। कुछ वर्क फ्लोज तो पहले से बने होते हैं, जैसे हमारे यहाँ ना चर्निंग होटल से एक बार जॉइन टूल में और चेंज करना है कि राइट के जो सारे कॉलम्स हैं उनको डीसेलेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमें जो रिकॉर्ड आईडी सब कैटेगरी और नेम है ये डुप्लीकेट ही है, इन ये तीनों में नहीं चाहिए। वी वांट लेफ्ट का वैल्यू और राइट का वैल्यू, लेफ्ट के सारे कॉलम्स बेसिकली और राइट की वैल्यू कॉलम। और लेफ्ट का जो वैल्यू कॉलम है इसको हम लोग चेंज कर रीनेम कर देते हैं टू मंथ वन।
और राइट का जो वैल्यू कॉलम है वो हो गया मंथ को। यस। आफ्टर यूजिंग जॉइन टूल हम लोग क्या करेंगे, जो पहला वाला फिल्टर टूल है इसके इनपुट पे क्लिक करके कोई भी नंबर ऑफ रोज कॉपी कर लो, सॉरी सेलेक्ट करके राइट क्लिक, कॉपी सिलेक्टेड सेल विद हेडर्स, ठीक है। डेटा कॉपी करने के बाद नए वर्कफ्लो में जाते हैं, वहां पे पेस्ट कर देंगे। वापस अपने वर्कफ्लो पर आते हैं और जो ये पूरा फिल्टर और जॉइन टूल वाला कॉम्बिनेशन बनाया है इसको कॉपी करके ठीक है, डन। टेक्स्ट इनपुट टूल को हम लोग कन्वर्ट करते हैं टू मैक्रो इनपुट टूल, एंड आफ्टर कन्वर्टिंग टू मैक्रो इनपुट हम लोग एक कंट्रोल पैरामीटर टूल लाते हैं। सो कंट्रोल पैरामीटर हमारा है रिकॉर्ड आईडी, राइट, जो हमने ऑड नंबर रिकॉर्ड आईडीज लिए थे वो। तो इसका नाम हम लोग रखते हैं रिकॉर्ड आईडी कन्वीनियंस के लिए। तो जैसे रिकॉर्ड आईडी ओरिजिनल टेबल में लिखा हुआ है जो बाहर यूज कर रहे हैं हम लोग, वैसे ही सेम यहाँ लिखना है। तो इधर बेसिकली ये जो आ रहा है। अब रिकॉर्ड आईडी में जो वैल्यूज आएंगी ऑड नंबर रिकॉर्ड आईडीज, वो हमें पास करनी है दोनों फिल्टर टूल्स में। साथ में जो हमने जॉइन टूल लगाया है उसमें जहाँ पे मंथ वन आ रहा है, तो वन की जगह जो दूसरा रिकॉर्ड आईडी आएगा वो आना चाहिए वन की जगह। सिमिलरली टू की जगह आना चाहिए जो दूसरा वाला नया रिकॉर्ड आईडी है प्लस वन। तो ये लॉजिक इसमें लगाते हैं हम लोग। पहले वील कनेक्ट आर कंट्रोल पैरामीटर टू द फर्स्ट फिल्टर टूल, और इधर हमें रिप्लेस करना है ये वन की वैल्यू।
राइट। सो एक्शन टूल में हम देखेंगे कि कहाँ पर आ रहा है वन। सेम जो कंट्रोल पैरामीटर है, यहाँ से हमें दोबारा नया रिकॉर्ड आईडी लेना है, इसको पास करना है दूसरे वाले फिल्टर टूल में इसकी जगह। ठीक है। सो कंट्रोल पैरामीटर को कनेक्ट करो फिल्टर टूल से। हमारी एक्सप्रेशन में वी विल रिप्लेस ओनली वन थिंग विच इज वन। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे दो जगह वन आ रहे हैं, तो दोनों वन जो है वो दोनों रिप्लेस हो जाएंगे। तो लेट्स से पहला आया वन, यहाँ पे वन प्लस वन टू हो जाएगा। नेक्स्ट रिकॉर्ड आईडी आया थ्री, क्योंकि ऑड नंबर वाले हैं, यहाँ पे थ्री प्लस थ्री सिक्स आ जाएगा। तो हमें इन दोनों में से सिर्फ एक ही वन रिप्लेस करवाना है। तो क्या करेंगे, इस वन को हम लोग किसी और वैल्यू से चेंज कर देते हैं, लेट्स से एक्स। वापस एक्शन टूल में है, और अब जो एक्स है उसको हमें रिप्लेस करो जो कंट्रोल पैरामीटर में वैल्यू आ रही है उससे। दोबारा कंट्रोल पैरामीटर को व्हील कनेक्ट करता है जॉइन टूल, और हमें इस बार क्या करना है कि जो मंथ वन की वैल्यू है उससे रिप्लेस करवाना है विद मंथ अंडरस्कोर जो भी कंट्रोल पैरामीटर में वैल्यू आ रही है। तो दोबारा से मैंने सर्च करा मंथ वन किधर आ रहा है, यहाँ पे सिलेक्ट फील्ड्स। So what's the order doing? That's the order. हाँ अभी एरर देगा, उसे इग्नोर कर दो। मंथ वन मेरे को मिल गया कि मेरी लेफ्ट वैल्यू का जो रीनेम वैल्यू है दैट इज मंथ वन, पर मुझे सिर्फ वन ही रिप्लेस करना है। तो मैं यहाँ पे मंथ अंडरस्कोर हटा देता हूँ और सिर्फ वन रखता हूँ, ताकि जो भी रिकॉर्ड आईडी में वैल्यू आ रही है वो वन को रिप्लेस कर दूँ। लाइकवाइज एक और चीज करेंगे, दोबारा से कंट्रोल पैरामीटर को जॉइन टूल से कनेक्ट करा। इस बार क्या करना है कि ये जो मंथ टू लिखा हुआ है, तो वी वांट टू रिप्लेस टू विद यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है प्लस वन। सो एक्शन टूल पे आए, यहाँ पे देखा कि मंथ टू कहाँ पे लिखा हुआ है, राइट वैल्यू का रीनेम वैल्यू होगा मंथ टू, है ना। यहाँ पे राइट वैल्यू आ रहा है, इसका नाम है मंथ टू। तो वी लुक फॉर मंथ टू, सॉरी राइट वैल्यू। इधर मुझे रिप्लेस करना है टू को विद दिस वैल्यू प्लस वन। ठीक है। तो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला आ गया, क्योंकि हमें वन ऐड करना होगा टू वट एवर वैल्यू। तो इसमें हम डायरेक्टली अपडेट वैल्यू नहीं कर सकते कि डायरेक्टली रिप्लेस कर दिया, इधर भी आप टू डिफाइन अ फॉर्मूला। सो हम आते हैं एक्शन टाइप पे। एक्शन टाइप को हम चेंज कर दे रहे हैं टू अपडेट वैल्यू विद फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या करते हैं कि आपका जो स्ट्रिंग है, जो भी जिसको आप रिप्लेस कर रहे हो, उसका कोई पार्ट नहीं रिप्लेस करता, पूरी स्ट्रिंग ही रिप्लेस करोगे। तो हमें फॉर्मूला क्या बनाना होगा, मंथ अंडरस्कोर रहेगा, इधर से जो वैल्यू आ रही है वो प्लस वन। ठीक है। सो फॉर्मूला लिखते हैं इसका, मंथ अंडरस्कोर प्लस रिकॉर्ड आईडी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, या आप इसको कैसे करोगे, फॉर्मूला में बिल्कुल एंड में आपके तीन डॉट्स आ रहे होंगे, एलिप्सिस आ रहे होंगे। एलिप्सिस पे क्लिक करा, यहाँ पे वील राइट अ फॉर्मूला इन एक्सप्रेशन मंथ अंडरस्कोर प्लस, हमें कंकैटिनेट करना है। कंकैटिनेट क्या करना है, कंट्रोल पैरामीटर से जो वैल्यू आ रही है प्लस वन। तो अभी ये जो वैल्यू आ रही है कंट्रोल पैरामीटर से, ये आ रही है स्ट्रिंग के फॉर्म में, पर हमें इसमें वन ऐड करना है न्यूमेरिकली, कंकैटिनेट नहीं करना। तो इसको वील कन्वर्ट टू अ नंबर फर्स्ट। इसमें वन ऐड कर देंगे। अब ये तो मेरा नंबर हो गया, ये मेरा स्ट्रिंग हो गया। तो वी नीड टू कन्वर्ट दिस वैल्यू इनटू अ स्ट्रिंग।
तो इसको टू स्ट्रिंग में रख लेते हैं। ठीक है, डन। फॉर्मूला लिखने के बाद ओके। और फाइनली हमारा मैक्रो बन चुका है। एक मैक्रो आउटपुट टूल ले आते हैं और इसको जॉइन टूल से लगा देंगे, जो हमारा फाइनल हमें आउटपुट मैक्रो के बाहर फेंकना है। एक लास्ट चीज और करेंगे, इसमें हमारी थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, क्योंकि हमारे पास नए कॉलम्स ऐड होंगे। तो पहले केस में मंथ 1 और 2 आ रहा है, नेक्स्ट केस में मंथ 3 और 4 आएगा, फिर दूसरी इटरेशन में मंथ 5 और 6 आएगा, राइट। तो हमारे जो स्कीमा बन रहा है इस टेबल का, वो अलग अलग होगा हर इटरेशन में। तो हमें इसको बताना पड़ेगा ऑल्ट्रिक्स को कि इस मैक्रो का हर इटरेशन में जो आउटपुट है, उसमें इवन तो स्कीमा अलग अलग है, उसको इग्नोर कर और तू ज्वाइन मतलब यूनियन कर दो। इवन दो इसका जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग आ रहे हैं, मतलब हेडर नेम्स है वो अलग आ रहे हैं, फिर भी इनको तू यूनियन कर दे। सो हम जाते हैं तो फॉर्मूला देखो। इसका जो स्ट्रिंग सो हम जाते हैं व्यू पर। आपका ऊपर मेन्यू बार आ रहा है, वहां पे व्यू पे जाके भी एनेबल इंटरफेस डिजाइन। तो इंटरफेस डिजाइनर हमने लास्ट वीक भी देखा था, ये आपका मैक्रो का जो भी सेटिंग होती है वो कंट्रोल करता है। सो इंटरफेस डिजाइनर खोला, यहाँ पे वील कम टू ऑप्शंस या प्रॉपर्टीज इन द एंड, गियर आइकन एक होगा कॉन्फ़िगरेशन विंडो पे। सो यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शंस आ रहे हैं आउटपुट मोड के। पहला है ऑल इटरेशंस विल हैव द सेम आउटपुट्स क्यों। तो ये ट्रू नहीं है, क्योंकि हमारे पास पहले इटरेशन में मंथ 1 और मंथ 2 कॉलम्स आएंगे, नेक्स्ट में मंथ 3 मंथ 4 आएंगे। तो स्कीमा मेरा बदलते रहेगा। हमें करना है ऑटो कॉन्फ़िगर बाय नेम। तो जैसे यूनियन टूल है, यूनियन टूल में ऑटो कॉन्फ़िगर बाय नेम करते हैं, तो जो कॉलम होते हैं वो तो यूनियन हो जाएंगे, स्टैक हो जाएंगे, जो नहीं होते हैं वो ऐड हो जाते हैं एज न्यू कॉलम्स। तो पहले जब इटरेशन चलेगी मंथ 1 और 2 आएगा, नेक्स्ट में मंथ 3 और 4 नए कॉलम्स ऐड हो जाएंगे साइड में। तो ऑटो कॉन्फ़िगर बाय नेम, और इसको अब कर देते हैं हम लोग सेव। तो अब हम जहाँ पे भी यूनियन अप्लाई करेंगे वो ऐसा ही कंफिगर होगा। कहाँ पे? जैसे ये अभी हम चेंजेस करें, ये यूनियन का कंफिगर होगा साइड पे। यूनियन पे नहीं, इस बैच मैक्रो के लिए अप्लाई होगा ये। ठीक है, सेव हो गया मैक्रो। आगे बढ़े। इसमें आओ, रखो एक बारी। आ,
सर जैसे हम तीनों, हेलो कौन सर? इसके बारे ही चेंज कर दो रिकॉर्ड आईडी में नाम। पुनीत सर जैसे हम 3 मैक्रो बनाते हैं, तीनों स्टैंडर्ड, बैच एंड इटरेटिव, तो अभी जैसे हमें पता कैसे चलेगा कि ये हमारे विंडो पे तीनों मैक्रोज हो, और हमें पता कैसे चलेगा कि ये स्टैंडर्ड है, ये बैच है और ये इटरेटिव है? इसके लिए कोई टूल है? नहीं, सिर्फ हम कॉन्फ़िगरेशन विंडो से चेक कर सकते हैं कि ये वाला ये है मैक्रो? राइट। इसको सेव करने के बाद अपने ओरिजिनल वर्कफ्लो पे आते हैं और यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं मैक्रो। सो मेरा जो कंट्रोल इनपुट है जिससे मेरे पैचेस बनेंगे वो है मेरा रिकॉर्ड आईडी, जो ऑड नंबर वाले रिकॉर्ड आईडीज हैं वो। तो जो हमने फिल्टर टूल लगाया था जहाँ पे ऑड नंबर वाले रिकॉर्ड आईडी आ रहा है, उसको हम लगा देंगे अपने कंट्रोल वाले एंकर से। और जिस डेटा पे हमें ऑपरेट करना है वो आ रहा है हमारा ट्रांसपोज टूल से। सो ट्रांसपोज टूल को नॉर्मल अपने इनपुट से कनेक्ट करा। मेक श्योर कि आप मैक्रो के क्वेश्चंस वाले टैब पर जाकर रिकॉर्ड आईडी कॉलम चूज कर लेते हो और ग्रुप बाय नहीं करना। ठीक है, इसको रन करने से पहले एक बारी बस यहाँ पे ब्राउज टूल लगा दो एक, और इसको फिर रन कर दो। तो आपकी कुछ ऐसी टेबल बनकर आएगी अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, इसको वील कन्वर्ट टू अ प्रॉपर पिवट फॉर्मेट कल इसे कंटिन्यू करेंगे। ये मैं शेयर और कर देता हूँ चैट पे। So that's all I am doing. Consider सॉरी, excellent macros will say open. एक सेकंड।